नमस्कार किसान भाइयों। आज के वीडियो में जो एक न्यूट्रिशन का वीडियो है उसमें एक ऐसे पोषक तत्व की बात करने जा रहा हूं। वो पोषक तत्व कोई भी फसल को बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, कम से कम नाइट्रोजन से तो आधे से भी कम चाहिए। और वो पोषक तत्व ऐसा है कि कभी कभी हमको तो ऐसा लगता है कि कैल्शियम और जिंक से भी कम चाहिए, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव जो है बहुत ही जटिल है। जमीन में जाने के बाद उसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया अलग तरह की होती है। इसकी वजह से वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में रहता है। बहुत ही कम चाहिए, उसके बावजूद भी ज्यादा डालना पड़ता है, सबसे पहले डालना पड़ता है। और इतना ही नहीं, पूरे जगत की जमीनों में ये पोषक तत्व इतना कम हो गया है कि इसको डाले बिना कोई भी खेती हो नहीं सकती। इवन हो सकता है कि 2050 तक ये पोषक तत्व जमीनों से, खदानों से नष्ट प्राय हो जाए। हम ऐसे आधार पे है कि कोई वैज्ञानिक कोई नया सिद्धांत आए और इसको अवेलेबिलिटी का प्रश्न सॉल्व करे, और या तो कोई नैनो वगैरह टेक्नोलॉजी से इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, उसकी राह देख के बैठे हैं। क्योंकि ये पोषक तत्व नहीवत मात्रा में अवेलेबल है और हो सकता है कि ये पोषक तत्व अगले विश्व युद्ध का कारण भी बन सकता है। बहुत सारे देशों के पास ये नाम शेष हो गया है और जिस देशों के पास होगा वो पेट्रोलियम से भी महंगा बेच रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कौन से पोषक तत्व की बात कर रहा हूं। आप कमेंट में भी डाल सकते हो। किसान भाइयों, ये वीडियो अंत तक देखते रहना, क्योंकि ये महंगा पोषक तत्व है, हीरे जवाहरात जैसा महंगा है, बहुत ही जरूरी है और डालने के बाद सीधा अवेलेबल नहीं होता है। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रासायनिक प्रक्रियाओं से पास होकर जमीन में अवेलेबल होता है। और उसको ज्यादा से ज्यादा पौधा उठा पाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसी सब बातों के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट माहिती सभर वीडियो आपको मिलते रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट और लाइक जरूर डालिए। तो किसान भाइयों, मैं पोषक तत्व की बात कर रहा हूं। वो पोषक तत्व है फास्फोरस। ये फास्फोरस पोषक तत्व जो मैंने बताया कि बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। 1 एकड़ कपास के अंदर आपको नॉर्मल प्रोडक्शन 15 से 20 क्विंटल प्रोडक्शन लेना है तो केवल और केवल फास्फोरस चाहिए आपको 20 से 25 किलो। यानी डीएपी की बैग डाल रहे हो तो एक डीएपी की बैग काफी है, दूसरी कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है, ना तो स्प्रे करने की जरूरत है। लेकिन आप ही कंप्लेन करोगे कि सर हम तो 2 बैग डालते हैं, 3 बैग डालते हैं, फिर भी प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा। केले के अंदर बात करें, मानो कि आप 30 टन का प्रोडक्शन लेते हो, या तो 2.5 एकड़ में से लेते हो या तो 1 एकड़ में से लेते हो। जब 30 टन का प्रोडक्शन जब आप बाहर निकालते हो तब केवल और केवल 30 किलो फास्फोरस चाहिए। मतलब वही की वही बात आ गई। 1 एकड़ में बनाना 25 से 30 टन पक सकता है, लेकिन 1 बैग डीएपी से आप पका सकते हो। लेकिन नहीं होता ऐसा। उसका कारण है, चाहिए पौधे को बहुत कम, लेकिन डालना पड़ता है ज्यादा। उसका मैं पूरा का पूरा ब्यौरा दूंगा आपको। दूसरा, फास्फोरस अवेलेबल की बात होती है तब पहला पॉइंट आता है जमीन में वो काम कैसे करता है। जमीन में जब जाता है फास्फोरस तो वो मूवमेंट बहुत कम करता है। जमीन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे हार्डली 2 से 3 मिलीमीटर खिसकता है। पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी बहुत कम रहती है, वो फिक्सेशन की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। तो मैं ये बातें ज्यादा आपसे डिस्कस करूंगा। फास्फोरस जब आप जमीन में डालते हो, दुनिया के अंदर 95% फास्फोरस जो डाला जाता है वो डाई एमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी के स्वरूप में डाला जाता है। तो डीएपी जब आप डालते हो तो जमीन में वो दाना गया, पानी में पिघला, पूरा दाना तो पिघलता नहीं, धीरे धीरे पिघलता है, फिर मूवमेंट नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है मूवमेंट? कि जैसे ही पिघला वो जमीन के कण के साथ, सॉइल पार्टिकल के साथ अटैच हो जाता है। वो सॉइल पार्टिकल के साथ कैसे अटैच हो जाता है कि फॉस्फेट की एफिनिटी, फॉस्फेट का स्वभाव है जमीन के क्ले पार्टिकल के साथ चिपक जाना। और क्ले पार्टिकल मतलब जो काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, भारी मिट्टी है, उसकी सॉइल सरफेस बहुत ज्यादा होती है। तो जितनी ज्यादा सरफेस उतना ज्यादा चिपकेगा, उतनी कम मूवमेंट करेगा। दूसरी ओर बलुई मिट्टी है तो बलुई मिट्टी के अंदर कम चिपकता है। मिट्टी के मतलब जो माटी होती है, बलुई मिट्टी अगर है तो कम चिपकता है, तो उसमें मूवमेंट थोड़ी ज्यादा करेगा।
दूसरे पोषक तत्वों से कम करता है, लेकिन जब मिट्टी की बात आती है तो काली मिट्टी में कम करता है, बलुई मिट्टी में ज्यादा करता है। दूसरा, उसका रिएक्शन जब पीएच मान पे निर्भर करता है। पीएच मान अगर ज्यादा है, मान लो कि आपकी मिट्टी में पीएच मान 7.5 से ऊपर है, तो वो बहुत ही जल्दी से हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, वगैरह के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम फॉस्फेट वापस अपने मूल स्वरूप में आएगा। कैल्शियम फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट जो होता है उसका मूल स्वरूप है, जो मिट्टी में से निकलता है, तो उसके मूल स्वरूप में आके फिक्स हो जाएगा, जो वाटर इनसॉल्युबल है, जो पौधे को कभी अवेलेबल नहीं होगा, ना तो वो खिसकेगा। पत्थर है, पत्थर को धक्का मारो तो ही खिसकता है, वरना खिसकता नहीं। अगर जमीन आपकी एसिडिक है, 6.5 के आसपास के पीएच की है, तो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। लेकिन उससे भी कम हो गई तो आयरन या तो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके वो वापस फिक्स हो जाएगा। पहले मिट्टी की बात की, अभी पीएच की बात करते हैं। पीएच अगर आपका 6.5 के आसपास है, 6.5 से 7 के आसपास का है, तो अवेलेबिलिटी फॉस्फेट की ज्यादा रहेगी। अभी तीसरा होता है सिलिकेट। अगर आपकी जमीन में सिलिकॉन ज्यादा है, जैसे सिलिकेट मिनरल भी होते हैं, अगर सिलिकेट मिनरल कम है तो फॉस्फेट अवेलेबिलिटी कम रहेगी, क्योंकि मिट्टी के कण के साथ सिलिकेट भी चिपकता है और फॉस्फेट भी चिपकता है, दोनों साथ में चिपकते नहीं है। तो सिलिकेट की जो एफिनिटी है क्ले के साथ वो कम है और फॉस्फेट की ज्यादा है। अगर आपकी जमीन में सिलिकॉन कम है तो फॉस्फेट ज्यादा चिपक जाएगा। धीरे धीरे सिलिकेट मिनरल बढ़ाते हो, कैल्शियम सिलिकेट मिनरल बढ़ाते हो, जमीन में कोई डालता है सिलिकेट मिनरल, जमीन में डालता है, तो जब बढ़ाते हो तब फॉस्फेट की अवेलेबिलिटी बढ़ती है। एफिनिटी भले ज्यादा हो, लेकिन सिलिकेट बढ़ने से उसके आसपास में सिलिकॉन बढ़ जाएगा, तो फॉस्फेट थोड़ा थोड़ा रिलीज होना शुरू हो जाएगा। कभी कभी उल्टा भी होता है, पीएच मान ज्यादा है और आप सिलिकेट बढ़ाते हो तो जो डाला है वो भी फिक्स हो जाएगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बाद में बताऊंगा, ये थ्योरेटिकल पहले समझ लेते हैं। तो ये छोटे मैंने वैज्ञानिक हकीकत बताई। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फॉस्फोरस का काम क्या होता है। फॉस्फोरस का पहला काम होता है जड़ों को बढ़ाना। बीज की बिजाई की आपने, ये तो पौधरोपण किया और जो नई नई जड़ें निकलती है उसको बढ़ावा देता है, स्टिमुलेट करता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का दूसरा काम है विकास करना। वृद्धि का काम नाइट्रोजन का है। वृद्धि सीधी लिटी में वृद्धि होती है, वर्टिकल ग्रोथ जिसको बोलते हैं। लेकिन जब तना बढ़ रहा है तो उसमें से डाली फूटान का काम करता है फॉस्फोरस। बाजरा, धान, गन्ना जैसी फसल में टिलरिंग आता है, गेहूं में टिलरिंग आता है, फूटान आती है। फूटान के लिए चाहिए फॉस्फोरस, मतलब डाली बनाने के लिए या तो फुटवा लाने के लिए आपको चाहिए फॉस्फोरस। अभी डाली आ गई, डाली में से फूल आने की घटना फॉस्फोरस को आभारी है। विकास हुआ मतलब फॉस्फोरस। फल की वृद्धि हो रही है तो नाइट्रोजन या तो कैल्शियम या तो जिंक, लेकिन फल बनने की प्रक्रिया हो रही है तो फॉस्फोरस। कि फूटान, फूल और फल के लिए फॉस्फोरस चाहिए। बहुत सिंपल भाषा में मैंने समझाया कि फॉस्फोरस का मेन रोल क्या होता है। तीसरा मेन रोल है जो हमको आंखों से नहीं दिखता, लेकिन कोई भी वनस्पति में या तो कोई भी मनुष्य में या तो कोई भी प्राणी में जिसके अंदर कोष है, कोष के अंदर शक्ति का उत्पादन करने का काम फॉस्फोरस करता है। एटीपी होता है और एटीपी फॉस्फेट का प्रोडक्शन करता है, मतलब शक्ति का उत्पादन फॉस्फोरस करता है। पावर हाउस है वो। दूसरा होता है फॉस्फेट का रोल जो होता है, वो जो भी कोई कोष होता है, कोष के अंदर होता है, कोष के अंदर जीन्स होते हैं, आरएनए और डीएनए, उसके अंदर जो उसकी बनावट होती है उसमें फॉस्फेट होता है। मतलब मूलभूत बातों में फॉस्फोरस है। रूट मूलभूत बात है, उसमें फॉस्फोरस। डाली मूलभूत बात है, फूटान मूलभूत बात है, फल मूलभूत बात है, उसमें फॉस्फोरस। कोष के अंदर उसमें मूलभूत बात है, वो भी फॉस्फोरस। और शक्ति का उत्पादन, शक्ति किसी को भी चाहिए, कोई भी जीवंत प्राणी को या तो वनस्पति को शक्ति चाहिए, उसके लिए फॉस्फोरस की जरूरत होती है। तो फॉस्फोरस का ऐसा रोल है। अभी ये दोनों बातों से फॉस्फोरस कब डालना चाहिए उस पे आते हैं। जैसे मैंने बताया, शुरुआती जड़ों का विकास के लिए फॉस्फोरस चाहिए, तो जड़ों के विकास के बाद आप फॉस्फोरस डालोगे तो चलेगा? नहीं चलेगा, इसलिए हम डीएपी बेसल में डालते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि जमीन में मूवमेंट बहुत कम करता है। मूवमेंट कम करता है उसका मतलब क्या हुआ कि जड़ों के विकास के साथ साथ फॉस्फोरस मूव नहीं करता है, जड़ें मूव करती है, उसको अलग अलग जगह पे खाना खाती है। इसलिए बेसल में अगर डाल दिया है आपने तो ज्यादा से ज्यादा
आपको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपने डाला है, वो पानी के साथ ऐसे फैलेगा और जड़ें भी ऐसे फैलेगी, तो वो खाती रहेगी खाती रहेगी। बेसल में डाला हुआ फास्फोरस ज्यादा फायदा करता है। दूसरा मैंने वैज्ञानिक हकीकत बताई थी कि फास्फोरस का रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। पीएच बदल गया, रिएक्शन बदल गया। जमीन में क्ले बदल गई, पार्टिकल बदल गया, उसका रिएक्शन बदल गया। वो एब्सॉर्प्शन मतलब जमीन के पार्टिकल के साथ एडसॉर्प्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा एफिनिटी है, इसलिए वो चिपक जाता है, अनअवेलेबल हो जाता है। कैल्शियम के साथ रिएक्शन कर दिया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, अनअवेलेबल हो जाता है। मतलब आप मिट्टी का परीक्षण करोगे, जमीन में फास्फोरस है लेकिन पौधा झुलस रहा है फास्फोरस के बिना, उसका रीजन है फॉस्फेट इनसॉल्युबल फॉर्म में, अनअवेलेबल फॉर्म में, या तो फास्फोरस फिक्सेशन की प्रक्रिया हो जाती है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपकी हेल्प करता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो आप डाल भी नहीं सकते, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर आप डाल सकते हो, सड़ा गला हुआ खाद डाल सकते हो जो ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और वो ऑर्गेनिक एसिड जो बनता है वो थोड़ा सा 7 का पीएच 6.5 का करेगा, 7.5 का पीएच 7 का करेगा, तो थोड़ा सा पीएच मान भी कम करता है। प्लस जब एसिड बेस होता है अंदर, मतलब जमीन के अंदर जो राइजोस्फीयर होता है, मूल जड़ें जो विकसित होती है, वो जो जोन होता है रूट जोन, उसमें स्लाइट एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है, उसकी वजह से फास्फोरस ज्यादा अवेलेबल रहता है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर सॉल्यूबल होता है ऑर्गेनिक एसिड में। तो आप जितना हो सके उतना जल्दी डालिए, बेसल में डालिए, उसके साथ ऑर्गेनिक मैटर डालिए, तो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, जमीन के साथ रिएक्शन कम होगा, पीएच की बढ़ती घटती कंडीशन के साथ रिएक्शन कम होगा और पौधे को अवेलेबल होगा। तो शुरुआती अवस्था में ज्यादा डाल दो, फिर दूसरा डोज आप टिलरिंग के बाद और फ्लावरिंग के समय पे, उसके बाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके बाद कोई विकास नहीं करना होता है, उसके बाद पोटास का रोल शुरू होता है। तो फॉस्फेट का जो रोल होता है मैंने बताया कि वैज्ञानिक हकीकतों के आधार पर कब आपको डालना चाहिए। अभी आते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में आप कौन सा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर पसंद करेंगे। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में मूलभूत जो स्रोत है वो सिंगल सुपर फॉस्फेट, दूसरा है डीएपी, तीसरा है 12-32-16, चौथा है 10-26-26। बाकी सब कंपनियां, गवर्नमेंट ने मिक्सर जो बताए हैं वो 30-10-10, 20-10-10, 20-20-0 ऐसे सब बनाए हैं, लेकिन वो मूलभूत नहीं है। कंपनी या सरकार ने अपने हिसाब से, क्रॉप के हिसाब से बनाए हैं, लेकिन फंडामेंटल है सिंगल सुपर फॉस्फेट, दूसरा है डीएपी 12-32-16 और 10-26-26 जो कॉमनली अवेलेबल है, उसकी मैं बात करूंगा। और उसके बाद है 24-24-0, उसके बाद है एमोनियम सल्फेट फॉस्फेट और एमोनियम नाइट्रोफॉस्फेट। ऐसे करके 4-5 फर्टिलाइजर, 6 फर्टिलाइजर है जो मूलभूत है। उसमें से 24-24-0 और एएसपी का वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए आप उसको फसल लगाने के बाद भी डाल सकते हो, पौधा लगाने के बाद आप जमीन में डाल सकते हो। लेकिन अगर डीएपी डाल रहे हो, 10-26-26 डाल रहे हो, 12-32-16 डाल रहे हो, या तो सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल रहे हो, तो बेसल में डालो जमीन की तैयारी के वक्त। बनाना केले जैसी फसल है, पपाया जैसी फसल है, तो आप पहले खड्डे करके खड्डे में डाल दो, उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसके ऊपर पौधे का प्लांटिंग कर सकते हो। या तो गेहूं जैसी फसल है तो आप सीड ड्रिल के साथ डाल सकते हो, या तो पहले फर्टिलाइजर डाल दो, उसके बाद में आप ड्रिलिंग कर सकते हो, या तो बाद में बिजाई कर सकते हो, लेकिन बेसल में डालना अति आवश्यक है। उसके साथ ऑर्गेनिक मैटर डाला तो सोने पे सुहागा है, ऑर्गेनिक मैटर डालना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सड़ा गला अच्छा खाद है तो वो डालो, वो नहीं है तो नीम की खली वगैरह डालो, वो भी नहीं है तो आप संचार जैसी प्रोडक्ट ले सकते हो, संचार जैसी प्रोडक्ट के साथ मिक्स करके डाल सकते हो। और आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक मैटर के साथ ही फॉस्फेट को देते हैं। ऑर्गेनिक कोटिंग वाला भी मिलता है, बायोएक्टिव फॉर्म में भी मिलता है, तो जैसे आप परख वगैरह भी डाल सकते हो। तो ये डालने से क्या होगा, अवेलेबिलिटी बहुत हाई रहेगी, वेस्टेज बहुत कम जाएगा, पौधे को जब चाहिए तब मिलेगा, मूवमेंट की जो प्रक्रिया है जो नहीं करता है वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्योंकि बेसल में डाला है। तो ये मैंने जमीन में डालने वाले फर्टिलाइजर की बात की, कब डालना है वो मैंने बात की। अभी आगे जाते हैं वाटर सॉल्युबल फॉर्म्स पे। फॉस्फोरस का वाटर सॉल्युबल फॉर्म
जो आजकल करते 20 सालों से मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन कई किसान भाई उसके अंदर थोड़ी सी गलतियां करते हैं, कई किसान भाई कंप्लेन करते हैं। तो मैं आज उसका पूरा ब्यौरा देने जा रहा हूं कि फॉस्फोरस वाटर सॉल्युबल फॉर्म में जब होता है तो हाईली एसिडिक माध्यम में होता है, जैसे कि 1261 जीरो यानी कि मोनो एमोनियम फॉस्फेट, फिर आता है मोनो पोटासियम फॉस्फेट, मोनो पोटासियम फॉस्फेट में 05234, अभी अभी पिछले 4-5 सालों से आया है 06020, मतलब वो फॉस्फोरिक एसिड के साथ पोटास का रिएक्शन है 06020, वो भी बहुत बढ़िया है। एक यूरिया फॉस्फेट भी आता है 174400, ऐसा भी आता है जिसको यूरिया फॉस्फेट भी बोलते हैं। आजकल पता नहीं मार्केट में मिलता है, लेकिन आप चेक कर सकते हो, वो थोड़ा हाइग्रोस्कोपिक ज़्यादा होता है, पानी जल्दी पकड़ता है, यूरिया फॉस्फेट भी बोलते हैं उसको, तो वो भी है। तो ये सब हाईली वाटर सॉल्युबल है। इसको आप जब उपयोग करो तो आपको ड्रिप में ही उपयोग करना है। जमीन में डाला तो फैलेगा ज़्यादा, पानी के साथ बह के चला जाएगा। तो ड्रिप के माध्यम से देते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसका दूसरा एकदम प्योर फॉर्म अगर आता है तो आप स्प्रे भी कर सकते हो, जैसे कि 1261 का स्प्रे कर सकते हो। आपको स्प्रे कैसे करना है कि आपको 2 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के क्रिटिकल अवस्था में स्प्रे करना है। क्रिटिकल अवस्था कौन सी है कि जैसे फूटान हो रही है, डालियाँ आपको चाहिए, डालियाँ नहीं आ रही है, डालियाँ आ गई है तो आपको ग्रोथ वृद्धि विकास रोकना है और फ्लावरिंग पे ले जाना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कपास की बढ़वारी होते जा रही है, लेकिन उसके ऊपर फूल नहीं आ रहे हैं, तो आपको फास्फोरस की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। तो आपको फास्फोरस का स्प्रे करना चाहिए उस टाइम पे, तो ग्रोथ रुकेगी और जो शक्ति है वो शक्ति फास्फोरस जाने से डाइवर्ट होगी और सीधा फ्लावरिंग फेंक देगी। तो आपको उस टाइम पे कपास के अंदर 40-45 दिनों के अंदर आपको ये स्प्रे करना चाहिए। फिर कोई भी वनस्पति हो, आपको लगता है कि फ्लावरिंग आना चाहिए लेकिन वृद्धि विकास बहुत हो रहा है, तो आपको उस टाइम पे 05234 का स्प्रे करना चाहिए। तो ये टिप्स थी कि आपको वाटर सॉल्युबल का प्रयोग कैसे करना चाहिए, जमीन में या तो ऊपर। आपकी जमीन के अंदर पीएच मान ज्यादा है, कभी कभी मैंने देखा है कि जमीन में पीएच का मान होता है लगभग मानो कि 8.5 का पीएच हो जाता है, 8 के ऊपर का पीएच होता है, तब आपको ड्रिप से ये वाटर सॉल्युबल ज्यादा देने चाहिए। या तो आपको 05234 या 1261 को छोड़ के आपको 06020 ज्यादा देना चाहिए। 06020 का और भी एक फायदा है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ड्रिप क्लीनिंग भी करता है, क्योंकि उसका पीएच मान बहुत ही कम होता है, तकरीबन 1.5 से 2 होता है। तो ऐसा अगर करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, कम मात्रा में डाल के ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो ये वाटर सॉल्युबल के प्रयोग की मैंने बात की। ये जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उसका जमीन में डालने वाला स्वरूप, दूसरा वाटर सॉल्युबल स्वरूप, तो मैंने वो 2 फॉर्म की बात की। अभी आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट जैविक स्रोत। फॉस्फोरस जैविक स्रोत से अवेलेबल होता है, ना कि बनता है। अगर आपकी जमीन में फॉस्फोरस है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपकी जमीन के अंदर आपने सॉइल टेस्ट किया और जमीन के अंदर फॉस्फोरस मिला है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, बराबर, और पौधा फॉस्फोरस के बिना प्रोडक्शन नहीं दे रहा है आपका, या तो आपको हर बार ऐसा लगता है कि मैं तो डीएपी की बहुत बैग डालता हूं लेकिन मेरी जमीन में कोई कमी है जिसकी वजह से फॉस्फोरस का प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो एक तो मैंने सुझाव दिया था कि आप ऑर्गेनिक मैटर डालो, लेकिन उसके ऊपर एक दूसरा सुझाव है कि आप जैविक तंत्र का प्रयोग करो। फॉस्फोरस के अवेलेबिलिटी में जैविक तंत्र का हाथ बहुत बड़ा है। आप जो भी फॉस्फेट जमीन में डालते हो वो मूवमेंट अगर नहीं कर रहे हैं, जमीन के साथ चिपक के पड़े रहे हैं, चाहे एसिडिक जमीन है चाहे अल्कली जमीन है, तो वहां पे आपको जैविक बैक्टीरिया और फफूंद आपको बहुत काम लगती है। फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, पीएसबी, बराबर। नाइट्रोजन के बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जो हवा का नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। लेकिन जो जमीन में पड़ा हुआ फॉस्फोरस को सोल्यूबलाइज करता है, पौधे को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसको पीएसबी बोलते हैं। वो बैक्टीरिया बिल्कुल निर्दोष है, किसान के मित्र है। वो बैक्टीरिया जमीन में जाने के बाद वो खाना खाता है, ऑर्गेनिक मैटर खाना खाता है, जमीन में पड़ा हुआ कचरा, जो सड़ा गला कचरा खाता है, और वो खाने के बाद ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। वो ऑर्गेनिक एसिड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करके पौधे में फॉस्फेट को अवेलेबल कराता है। तो ये बात हो गई बैक्टीरिया की।
अभी बात करते हैं फफूंद की। फफूंद दो तरह की होती है। जो बहुत ही कॉमन फफूंद है जो आप डालते हो जमीन में, वो है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा डबल बेनिफिट करती है। जमीन में जाने के बाद फॉस्फेट अवेलेबल करती तो है, लेकिन साथ ही साथ में जमीन के अंदर रही किसान की दुश्मन फंगस जैसे कि राइजोक्टोनिया, रूट रॉट, जड़ गलन की फंगस होती है, जो पीथियम वगैरह फंगस होती है, फाइटोप्थोरा नाम की फंगस होती है, वो फंगस के सामने वो लड़ता है। ट्राइकोडर्मा डबल बेनिफिट है, तो आपको साल में एक बार ट्राइकोडर्मा जरूर डालना चाहिए। फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया साल में एक बार जरूर डालना चाहिए। पीएसबी में दो बैक्टीरिया है, एक सूडोमोनास है और दूसरा बेसिलस है, बेसिलस पोलीमिक्सा, बेसिलस सब्टिलिस। ये 2-3 तरह के बैक्टीरिया है, वो बहुत ही फायदा कारक है। ट्राइकोडर्मा में ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जियनम दोनों अच्छी तरह से फंगस काम करती है, वो भी जमीन में काम करती है। और तीसरी है जो ये दो नहीं कर पाते और वो काम करती है, तीसरी है वाम फंगाई, वास्क्यूलर आर्बेस्क्यूलर माइकोराइजा, जिसको माइकोराइजा बहुत सारे नाम से प्रसिद्ध है, वाम फंजाई बोलते हैं। बहुत सारी कंपनी के अवेलेबल है, वो फंजाई काम करती है। वो काम मैंने पिछले भी वीडियो में, कई वीडियो में बताया है, लेकिन फिर से आज एक बार बताना चाहूँगा कि फॉस्फोरस मूवमेंट नहीं करता है। जो मैंने बताया पहले, वो मूवमेंट जब नहीं करता है तो पौधा का जड़ का विकास भी एक लिमिटेड होता है कि भाई 1 फुट तक जाएगा, कपास की जड़ 2-3 फुट तक जाएगी, मिर्ची की जड़ होती है वो 1-1.5 फीट तक जाएगी। तो अलग अलग जड़ें अलग अलग विकास करती है, उसके बाद उसकी लिमिट आ जाती है। वो लिमिट को क्रॉस करने का काम करती है माइकोराइजा। जो माइकोराइजा जड़ के साथ एक संबंध बनाती है और वो फिर अपना तंतु आगे बढ़ाती है। जमीन में जहाँ जड़ नहीं पहुंच पाती वहां पे वो पहुंच जाती है, और माइकोराइजा को पता है कि फॉस्फेट कहाँ पे है, उसको सिग्नल मिलता है फॉस्फेट का, तो वो सिग्नल से वो फॉस्फेट के पास जाती है। वहां से वो फॉस्फेट को पिघला के एब्सॉर्ब करके वो खुद लेके जाती है जड़ के पास और जड़ को देती है। तो तीसरी है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्यों? क्योंकि जहां पे जड़ नहीं पहुंच सकती वहां माइकोराइजा पहुंचेगी। तो किसान भाइयों, मैंने फॉस्फोरस के जो प्रॉब्लम्स है वो मैंने बताए, फॉस्फोरस का जो माप है वो भी मैंने बताया, कब डालना होता है वो भी मैंने बताया, और फॉस्फोरस के 3 मुख्य स्रोत जैसे कि बेसल में आप जो डालते हो वो डीएपी वगैरह बेसल में ही डालना पड़ता है, क्यों डालना पड़ता है वो भी मैंने बताया। जब एज एंड व्हेन रिक्वायर बेस है तो आप वाटर सॉल्युबल का प्रयोग कर सकते हो, वो भी मैंने बताया। और उसके लास्ट में मैंने बताया कि जैविक तंत्र का कैसे प्रयोग कर सकते हो, वो भी मैंने बताया। आशा करता हूं कि ये जो फॉस्फोरस का पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कई किसान भाइयों को शेयर करें, उसमें कमेंट डालें। टॉपिक अगेन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मुझसे कुछ छूट गया है तो आप कमेंट डाल के बताएं। हमारी टीम जरूर उसका जवाब देने का प्रयास करेगी। आशा करता हूं कि आप इसमें बहुत सारी कमेंट डालोगे, बहुत सारी लाइक दोगे और बहुत सारे किसानों को ये बांटोगे, शेयर करोगे। इसी के साथ ही ये टॉपिक मैं ख़त्म करता हूं। जरूर पड़ेगी तो दूसरा वीडियो भी बनाएंगे इसके ऊपर, लेकिन आप कमेंट जरूर डालना। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।